चलो यार बच्चों, 12th स्टैंडर्ड ओसीएम चल रहा था। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या चीजें देख ली थी, एक बार बता दो। पहले पहले रिवाइज कर लेते। और मैंने कुछ होमवर्क दिया था कि आपको आ जाओ। सेकेंड नंबर का टॉपिक स्टार्ट, सॉरी थर्ड नंबर का टॉपिक स्टार्ट किया था हमने लास्ट लेक्चर में, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, राइट। आ जाओ। सबसे पहले हमने थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन देख लिया था, है ना, एंटरप्रेन्योरशिप का। सभी लोगों ने रीड किया क्या, है ना, पक्का। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज बेसिकली फुल टाइम जॉब। आपको एग्जाम के अंदर में ट्रू और फॉल्स और फिल इन ब्लैंक्स के अंदर में आ सकता है, या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर में आ सकता है। नीचे में से कौन से केस में, कौन से फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपका फुल टाइम जॉब रहेगा, तो एंटरप्रेन्योरशिप विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। दैट नीड्स अ डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। Entrepreneurs are the owners or producers, innovators, market creators, decision makers and risk taker. ये सारे entrepreneurs की ही क्वालिटीज है। उसके बाद along with the other factors of production like land, labor, capital, entrepreneur एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इसके बगैर आप ऊपर के एक भी फैक्टर्स को सही तरीके से यूज नहीं कर सकते। उसके बाद आगे ध्यान देना, they generate the employment in the country and basically इसी को स्पार्क प्लग और बैकबोन ऑफ द नेशन बोला गया है। 16 सेंचुरी, 17 और 18 सेंचुरी के अंदर में एंटरप्रेन्योर के अलग अलग नाम थे। मेन इन मिलिट्री सबसे पहले, देन कॉन्ट्रैक्टर्स और आर्किटेक्ट, एंड 18 सेंचुरी इट वाज अप्लाइड टू अ बिजनेस बाय इकोनॉमिस्ट कॉटिलियन। यस और अलग अलग नाम थे। 16वीं शताब्दी के अंदर में एंटरप्रेन्योर यानी मिलिट्री मैन, 17वीं शताब्दी में एंटरप्रेन्योर यानी बोल मुन्ना नो ना, हाँ बोल, 17th में आर्किटेक्ट, यस और नो, और 18 सेंचुरी में, हाँ 18वीं शताब्दी में बिजनेसमैन। हार्वर्ड स्टीवेंसन ने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में क्या बोला, एंटरप्रेन्योरशिप इज द परस्यू ऑफ अपॉर्चुनिटी बियॉन्ड द रिसोर्सेस कंट्रोल्ड। सिर्फ रिसोर्सेस को कंट्रोल करना ही ओनरशिप नहीं होता है, उसके एक कदम आगे जाकर के देखो, उस अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज करके अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर लो। अच्छा, हर एंटरप्रेन्योर क्या करता है, एक स्वॉट एनालिसिस करता है। आपने सुना होगा स्वॉट के बारे में, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो एंटरप्रेन्योर के पास अच्छा स्किल है, ये उसकी स्ट्रेंथ है। एंटरप्रेन्योर के पास अच्छा पैसा है, ये उसकी स्ट्रेंथ है। मार्केट में अपॉर्चुनिटी भी है, तो वो उसकी स्ट्रेंथ को, उस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए यूज कर पाएगा। बट मार्केट में थ्रेट भी हो सकते हैं, कॉम्पिटिटर्स इज एन एग्जांपल ऑफ थ्रेट। और वीकनेस, एंटरप्रेन्योर के प्रोडक्ट में कोई खराबी है तो ये उसका वीकनेस भी हो सकता है। अगर मैं आपसे एक रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूं तो मुझे एक बात बताओ, एप्पल कंपनी सभी को मालूम है, मेरे ख्याल से शायद ही इस ब्रह्मांड में कोई होगा जिसको एप्पल कंपनी के बारे में मालूम नहीं है। मुझे एक बात बताओ, एप्पल का सॉर्ट अगर आप करोगे तो एप्पल की स्ट्रेंथ क्या है, थोड़ा सा और डिटेल में। सिक्योरिटी, एप्पल की, एप्पल के प्रोडक्ट की सिक्योरिटी, उसको हैक नहीं कर सकता है जनरली कोई। और क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, यस और नो। डिजाइन और इंजीनियरिंग ऑफ द प्रोडक्ट, ये उसकी क्या है, स्ट्रेंथ है। अच्छा, अपॉर्चुनिटीज क्या है एप्पल के लिए, आगे जमाना डिजिटाइज हो रहा है और एप्पल डिजिटल टेक्नोलॉजी में ही काम कर रहा है, तो ये उसके लिए अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, एप्पल के लिए थ्रेट क्या है, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, है ना, सेम प्रोडक्ट वो साले 5-5 हज़ार में देते हैं। एप्पल का जो 50,000 का प्रोडक्ट है वो 5-7 हज़ार 10,000 में वैसे टाइप का मिल जाता है, ये उसके लिए क्या है, थ्रेट है। और एप्पल की वीकनेस क्या है, उसकी प्राइसिंग पॉलिसी, ये एप्पल की सबसे बड़ी वीकनेस है, बहुत महंगे प्रोडक्ट, यस और नो। तो एप्पल अपनी स्ट्रेंथ को यूज करेगा अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने में, वीकनेस और थ्रेट को कम करने में, यस और नो। कुछ बात समझ में आई सभी को। तो हर एंटरप्रेन्योर ये टाइप का एनालिसिस करता है, तभी वो एंटरप्रेन्योर अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक आसमान की बुलंदियों पे लेके जा सकता है। अदरवाइज ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। तो शॉर्ट एनालिसिस करना है, डोंट वरी, आपको अभी नहीं है, लेकिन एंटरप्रेन्योर करता क्या है, उसकी क्वालिटीज और स्किल को समझने के लिए आपको जस्ट एक छोटू सा एग्जाम्पल दिया बेटा। डन, आ जाओ आगे बढ़ते। उसके बाद ध्यान देना, फ्रेंच वर्ब से एंटरप्रेन्योर वर्ड आया है, एंटरप्रेनेड, है ना, एंटरप्रेन्योर ऐसा बोलेंगे, एंड टू विच मीन्स टू अंडरटेक, किसी चीज को हाथ में लेना। एंटरप्रेन्योर करता क्या है, एक आइडिया को हाथ में लेता है, उस आइडिया को डेवलप करता है, यस और नो, और उससे अल्टीमेटली क्या करता है, प्रॉफिट अर्न करता है, ये एंटरप्रेन्योर का काम है। उसके बाद इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे थे, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज उसके अंदर में होती है,
फ्यूचर विजन रहेगा, हार्ड वर्क, टेक्निकल नॉलेज रहेगा, कम्युनिकेशन स्किल रहेगा, हाईली ऑप्टिमिस्टिक, रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस। और ऊपर की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको आपके अंदर लेके आने हैं तो आपके अंदर में ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। डिसिप्लिन्ड, कॉन्फिडेंस, ओपन माइंडेड, सेल्फ स्टार्टर, कॉम्पिटेटिव। ये टोटल 10 क्वालिटीज के बारे में आपको दिया हुआ है। क्रिएटिविटी, डिटर्मिनेशन। अच्छा, डिटर्मिनेशन क्या होता है रे बेटा? बाकी तो सारे वर्ड्स सिंपल है, डिटर्मिनेशन यानी क्या? फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके उस हिसाब से हमने अभी क्या करना चाहिए। कुछ लोग बहुत डिटर्मिनिस्टिक होते हैं, दूर की सोचते हैं, यस और नो। और कुछ लोग वेरी लेस डिटर्मिनिस्टिक होते हैं, बस आज की सोचते हैं। सो डिटर्मिनिस्टिक लोग यानी कौन? जो कल के बारे में सोच के अभी से मेहनत करे, डिटरमाइंड विजन, यस और नो। और लेस डिटरमाइन यानी सिर्फ आज के बारे में सोचते हैं, बस आज मैं मेरा खा लूँ कमा लूँ, दैट्स इट, कल का कल देखेंगे। मतलब ये डिटर्मिनिस्टिक बिल्कुल नहीं है। बात समझ में? देखो क्या बोला है, दे आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस and focus on them. They determine the primary and secondary objective and are flexible to deal with the changes. वो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव की जब भी बात आती है तो विजन, विजन ये फ्यूचरिस्टिक है, प्रेजेंट है? नो, विजन ये फ्यूचरिस्टिक है। तो जो फ्यूचर के बारे में सोच करके आज उसके लिए प्लान बना करके आज उस रास्ते को डिसाइड करके आज उस रास्ते पे चल रहा है, मतलब वो कैसा है? डिटर्मिनिस्टिक है, राइट? उसके बाद स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल रहना चाहिए क्या उसके अंदर? यस। स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक भी रहना चाहिए एंड पैशन। बोलो बेटा, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक मतलब क्या है बेटा? बताओ तो। हाँ, लगाव होना चाहिए। इसीलिए लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉय से पहले आते हैं और एम्प्लॉय के जाने के बाद जाते हैं, यस और नो। उसके बाद फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, कौन कौन से फंक्शंस है? ये मैंने होमवर्क दिया था, चलो बेटा पढ़ा क्या सभी ने? सबसे पहला फंक्शन, सानिया बताओ, इनोवेशन क्या है बेटा? एंटरप्रेन्योर के फंक्शन क्या है? फंक्शन, काम, दायरा। बोलो बेटा। हाँ, एंटरप्रेन्योर का सबसे पहला फंक्शन, जो बच्चा लेक्चर रिकॉर्डेड देख रहा है उसने भी सोचना है, अपने आप से बोलना है। भले ही आप मुझसे भी बात नहीं कर सकते, लेकिन आपने भी सोचना है, राइट? चलो बोलो। ओके, ओके। इनोवेशन का मतलब मैं ऐसा भी बता सकता हूँ, एक रियल लाइफ एग्जांपल लेकर के। जैसे एप्पल समय समय पे इनोवेशन करते रहता है, भले वो कैमरे का पोजीशन ही चेंज कर देता है उसका इतना सा डॉट, बट कुछ ना कुछ इनोवेशन करते रहता है। पहले एक बटन था, बाद में वो बटन भी चला गया एप्पल के फ़ोन में। एक ही बटन था ना पहले, गोल बीच का, है ना? पहले हेडफोन वायर वाले थे, फिर इनोवेशन किया, वायरलेस हेडफोन आ गए। कुछ बात समझ में आ रही क्या? तो एंटरप्रेन्योर के अंदर में भी ये स्किल होना चाहिए, उसने हर दिन इनोवेशन के बारे में सोचना चाहिए कि मैं अपने प्रोडक्ट को और इनोवेटिव कैसे बनाऊं, बराबर है? तो ये उसका एक पहला काम है। अगर वो ये काम नहीं करता है तो वो एंटरप्रेन्योर भी नहीं है। दूसरा, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑलरेडी हमने देख लिया उसकी क्वालिटीज में। सेम चीज जो उसकी क्वालिटी है बस वही उसने करना भी चाहिए। अब इसमें आपको क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स के बहुत सारे पॉइंट रिपीट मिलेंगे, राइट? आ जाओ। एंटरप्रेन्योर्स आइडेंटिफाई द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। क्या होता है प्राइमरी सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव? हाँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल चाहिए मुझे। आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पढ़ाई करना, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव आप लोगों का क्या है बेटा? है ना, अच्छा दिखना, यस और नो? नो, पास होना ये रिजल्ट है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। पास फेल इज योर रिजल्ट। आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? प्राइमरी पढ़ाई करना, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव नीट एंड क्लीन रहना। अब तुम बताओ, नीट एंड क्लीन रहने के चक्कर में अगर पढ़ाई बर्बाद हो रही है तो आप किसको इंपॉर्टेंस दोगे? पढ़ाई को, यस और नो? तो नीट एंड क्लीन इज योर, है ना, टू 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 बी नीट एंड क्लीन, नोट्स अच्छी मेंटेन करना, है ना, अच्छे कपड़े पहनना, ये आपका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। बट आज के ज़माने में बच्चों का उल्टा हो गया है। नीट एंड क्लीन रहना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, क्लास लेट हो गया तो चलेगा लेकिन नहा के ही जाएंगे, यस और नो? तो वैसा नहीं हो। तो समझ में आया प्राइमरी और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव? आगे जाके आपको जो बच्चे सीए कोर्स करने का सोच रहे हैं उनको ऑडिट सब्जेक्ट आएगा। ऑडिट यानी बेसिकली क्या होता है? एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऑडिट यानी चेक करना, वेरीफाई करना, एग्जामाइन करना। तो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करना कि क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स
जैसे होने चाहिए थे वैसे ही है कि नहीं है। और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव उसका होता है एरर या फ्रॉड का पता लगाना। ऑडिटर जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करता है तो वो ये ऑब्जेक्टिव जाता है एकदम एसीपी प्रद्युमन बन के कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ी है। नो, उसका वो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है एरर या फ्रॉड का पता लगाना। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उसका यही है कि बस मेरा काम है बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करना। हाँ, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करते करते कहीं पे कोई डाउटफुल सिचुएशन आई तो उसका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव अराइज हो जाएगा कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। अब उसका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव अराइज हो गया और वो क्या है, एरर या फ्रॉड का पता लगाना। बट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उसका कभी भी एरर या फ्रॉड का पता लगाना नहीं था। कुछ बात समझ में आई प्राइमरी सेकेंडरी क्या होता है? उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ द मार्केट। बोलो, ये क्या करते हैं? एक तो ये मार्केट के नए मार्केट में घुसते हैं या फिर ये अपना खुद का मार्केट बनाते हैं। राइट, खुद का मार्केट बनाना और नए मार्केट में अपना एग्जिस्टिंग मार्केट में घुसना। एग्जिस्टिंग मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ एंटर करना, ये डेवलपमेंट ऑफ द मार्केट नहीं है। बट मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाऊंगा जिसके लिए अभी कोई मार्केट ही नहीं है तो मैं उसमें पायोनियर रहूँगा। तो ये लोग पायोनियर बनने की कोशिश करते हैं, नया मार्केट डेवलप करते हैं। जैसे अभी तक 12th स्टैंडर्ड के अंदर में टॉपिक वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल नहीं है, तो वो एक नया मार्केट है जो मैं सोच रहा हूँ कि 12th में एक एक टॉपिक को ऐसे 360 डिग्री से रिकॉर्ड करके टॉपिक वाइज लेक्चर सेल करना। 100 रुपये में आप लोगों का इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट, एडमिशन 250 रुपये में। यस और नो, ये नया मार्केट है, इसको बोलते हैं मार्केट क्रिएट करना। एक और रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। जैसे वायरलेस चार्जर होते हैं, मालूम है? इसके लिए खासा कोई मार्केट नहीं है, कोई ज़्यादा लोग खरीदते नहीं है, महंगे भी आते हैं। यस और नो, तो वायरलेस चार्जर बनाने वाली कंपनी नया मार्केट बनाने की कोशिश कर रही है। आप वायर वाला चार्जर बना रहे हो, ये डेवलपमेंट ऑफ मार्केट नहीं है। चार्जर बना रहे हो, आप नया मार्केट क्रिएट करके उसमें अपना प्रोडक्ट बेचोगे। वायर वाला चार्जर बनाना मतलब तो आप एग्जिस्टिंग मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बेच रहे हो। बट आप ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाओ जिसके लिए ना मार्केट है ना लोगों को प्रोडक्ट के बारे में पता है। तो पहले आपको प्रोडक्ट समझाना होगा, फिर लोगों को समझेगा हाँ ऐसा भी कुछ होता है, फिर उसके लिए एक नया मार्केट बनेगा और फिर आप उस मार्केट में प्रोडक्ट बेचना। तो आप क्या रहोगे? पायनियर रहोगे। तो एंटरप्रेन्योर का काम क्या रहता है? जनरली अगर वो मार्केट नहीं है उनके प्रोडक्ट के लिए तो मार्केट डेवलप करते। कुछ बात समझ में आ रही है सभी को? उसके बाद न्यू टेक्नोलॉजी। एंटरप्रेन्योर हमेशा उसका एक और काम है, ये एंटरप्रेन्योर के काम देख, फंक्शंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का एक और काम है, हर बार वो नई नई टेक्नोलॉजी से अपने आप को एम्पावर करते रहता है। क्या करता है? अपने आप को एम्पावर करता है। जैसे है ना, क्या कहते हैं तो मैं अगर मान लो ये भूमि को कोई शक्तियाँ दे रहा हूँ, मतलब मैं भूमि को क्या कर रहा हूँ? एम्पावर कर रहा हूँ। मैं भूमि को कोई स्किल सिखा रहा हूँ, मतलब मैं भूमि को क्या कर रहा हूँ? एम्पावर कर रहा हूँ, है ना? तो वैसे ही एंटरप्रेन्योर अपने आप को एम्पावर करते हैं नई नई टेक्नोलॉजी के साथ, है ना? राइट। जैसे अगर आज भी मैं व्हाइट बोर्ड और मार्कर लेकर के पढ़ाता तो शायद इतने बच्चे, या फिर जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, जो बच्चे रिकॉर्डेड ये प्रोडक्ट लेते हैं, वो शायद नहीं देख पाते थे। ये जैसी नई टेक्नोलॉजी आई, मैंने अपने आप को क्या किया? अपडेट किया, एम्पावर किया उस टेक्नोलॉजी के साथ। तो बस एंटरप्रेन्योर का भी ये भी एक काम रहता है कि नई नई टेक्नोलॉजी से अपने आप को क्या करे? वो अपडेट रखे। यस और नो? उसके बाद गुड रिलेशंस हो रखता है। किसके साथ रे बेटा? कस्टमर के साथ भी और एम्प्लॉयज के साथ भी, क्योंकि दोनों के बगैर एंटरप्रेन्योर क्या है? अधूरा है। उसको गुड रिलेशन किसके साथ रखना है? कस्टमर के साथ भी रखना है और एम्प्लॉयज के साथ भी रखना है। देन ऑर्गेनाइजिंग द फंड्स। एम्प्लॉय का काम नहीं होता है फंड्स अरेंज करना, मालिक का काम होता है। यस और नो? अब जैसे मैंने ऑफिस खरीदा, है ना, ये सब सारे सेटअप खरीदे, तो मैंने फंड्स ऑर्गेनाइज किए। कहाँ कहाँ से ऑर्गेनाइज किए होंगे? मोटा मोटी तौर पे दो सोर्सेस से, एक इंटरनल और दूसरे एक्सटर्नल। इंटरनल सेविंग, एक्सटर्नल सोर्सेज बैंक लोन, फाइनेंस, क्रेडिटर्स। यस और नो? तो एंटरप्रेन्योर हमेशा इस तलाश में रहेगा कि और कहाँ से मैं फंड्स रेस कर सकूँ ताकि मेरा कॉस्ट ऑफ द फंड्स काफ़ी कम रहे और वो फंड्स में जहाँ पे इन्वेस्ट करूँ उससे रिटर्न ज़्यादा मिले। गावरान एग्जाम्पल, 6% पे लोन लिया, धंधे में लगा तो मैं 15% कमा रहा हूँ। कितना एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ? 9%। बात समझ में आई क्या? तो हमेशा एंटरप्रेन्योर इस तलाश में रहेगा कि लेस कॉस्ट पे उसको कैपिटल फंड और उसके ऊपर वो हायर अर्न करे। कुछ बात समझ में आ रही सभी को? और उसके बाद
टेकिंग डिसीजंस, है ना। सिर्फ डिसीजन लेना सही नहीं है, सही समय पे सही डिसीजन लेना सही। मैंने रिलायंस कंपनी का शेयर बाय किया, चलो ये सही है कि गलत है नहीं बोल सकते, सर ये बताओ कब बाय किया। कल तक रिलायंस के शेयर का 100 रुपए, आज उसका प्राइस है 300 रुपए, सर आपने कब बाय किया। बाय करना ये सही गलत अभी नहीं बोल सकते। मैं बोलूंगा मैंने कल ही बाय कर लिया, गुड डिसीजन। कल 200 रुपए था, आज 300 है, मैं फायदे में रहा। मैं बोलूंगा मैंने आज बाय किया 300, सर बैड डिसीजन, आपने तो बड़े भी प्राइस में लिया। सो सिर्फ डिसीजन लेना सही बात नहीं होती है, सही समय पे। यॉर्कर बॉल आया और बॉल पीछे जाने के बाद मैं बैट घुमा रहा हूँ हवा में, बैट घुमाना गुड है या बैड है कैसे समझेगा, आपने किस समय बैट घुमाया। बॉल जब आपके बैट के पास आ रहा था तब बैट घुमाया, गुड डिसीजन। बॉल पर के हाथ में जाने के बाद फिर मैं बैट घुमा रहा हूँ। सो समझ में आ रहा है क्या, टाइमिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन योर डिसीजन मेकिंग। सो इसीलिए आप इन्होंने बोला है टाइमली एंड करेक्ट डिसीजंस हेल्प्स टू ग्रो द बिजनेस, दे इंश्योर दैट द प्लान इज रियलिस्टिक एंड कंसिडर द प्रोज एंड कॉन्स। कुछ बात समझ में आ रही सभी को, यस और नो, पक्की बात। चले आगे। सो ये कुछ फंक्शंस थे बेटा, टोटल 7 फंक्शंस है किसके, एंटरप्रेन्योर्स के। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हमने देखा बेटा लास्ट लेक्चर में, काफी सारी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में बात की है यहाँ पे। अच्छा ये नहीं देखा था ना हमने, ये देखा था, स्टैंड अप इंडिया देखा था ना। आ जाओ। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बेसिकली इट इज अ प्रोग्राम विच हेल्प इन डेवलपिंग द एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटीज। अब आपको कैसे समझाओ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। विवेक बिंद्रा को जानते हैं आप लोग, बिंद्रा का यूट्यूब पे कभी देखा होगा। मैं विवेक बिंद्रा आपका बिजनेस कोच, मेंटोर, गुरु, और आपको यस और नो, है ना। तो मिस्टर विवेक बिंद्रा एक काफ़ी सारे डेवलप एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम रन करते हैं। मैंने एक छोटू सा एग्जांपल लिया, वो आपके अंदर की एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटीज़ को जिंदा करते हैं, है ना। आप अगर कहीं जॉब कर रहे हो और अगर आपका इच्छा है, आपका सपना है कि आपका भी कोई खुद का एक अपना बिजनेस होना चाहिए, बड़ा बिजनेस, यस और नो, तो काफ़ी लोग खुद से होके या अपने किसी गुरु से सीखते हैं, कुछ लोग विवेक बिंद्रा के प्रोग्राम जाते हैं, अटेंड करते हैं और उसकी मेंबरशिप ले लेते हैं, यस और नो। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है विच हेल्प्स इन डेवलपिंग द एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटीज। आपके अंदर में अगर एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटीज है तो आप उसको जिंदा करते हो इस प्रोग्राम के जरिए, है ना। सरकार भी ऐसे काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लेती है, गवर्नमेंट भी प्ले कर रही है इसमें काफ़ी सारे रोल, काफ़ी सारे प्राइवेट सेक्टर विवेक बिंद्रा। सरकार की अगर बात करूँ तो मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया। प्राइवेट की बात करूँ तो विवेक बिंद्रा है, संदीप माहेश्वरी बेसिकली मोटिवेशनल स्पीकर है, बट डेवलपमेंट अपना एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम कौन लेता है जनरली, विवेक सर, यस सर। आ जाओ। एन एक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल अंडरटेकन। अच्छा यहाँ पे इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल क्यों बोला, जरूरी नहीं कि हर बार एक ही एंटरप्रेन्योर रहेगा, एक से ज्यादा भी, एक से ज्यादा अगर इंडिविजुअल होंगे और उन्होंने मिलकर कंपनी फॉर्म किया है तो उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रमोटर्स। टू इनिशिएट एंड मेंटेन अ प्रॉफिट बाय प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। कुछ नहीं, एक या एक से ज़्यादा लोग साथ में मिलकर के कोई तो गुड्स और सर्विसेज बना रहे हैं, गुड्स बना रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं, तो उनके इस इनिशिएटिव को हम लोग प्यार से एंटरप्रेन्योरशिप बोल देंगे, यस और नो। उसके बाद इसके बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बोलो। ये ऑलरेडी हमने देखा है, इनोवेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटी बता देता हूँ। इनोवेशन आप लोगों को पता है ऑलरेडी, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में, क्वालिटीज में भी देख लिया है, फंक्शंस में भी देखा है, यस और नो। एंटरप्रेन्योर का एक फंक्शन क्या होना चाहिए, वो हमेशा इनोवेटिव होना चाहिए, सेम चीज है। आ जाओ। सो दे प्रोड्यूस इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब क्या, अब अगर मैं आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलूँ, आ जाओ एक बढ़िया प्यारा सा एग्जाम। अच्छा मैं जो भी एग्जाम्पल देता हूँ ना, आप लोग वो एग्जाम्पल लिख लिया करो, क्योंकि विदाउट एग्जाम्पल आपको ओसीएम समझने में मुश्किल आएगी, इसीलिए मैं आपको इतने एग्जाम्पल्स देता हूँ, वरना मैं रीड करके हिंदी में ट्रांसलेट करके भी चला जाता था। ध्यान देना। एक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ, जैसे आपकी मम्मी आपको रोज सुबह चाय बना के देती है, घर पे माता जी आपकी चाय बनाती है, दूध बना के आपको देती है, क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्या, नो, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वही अगर आपकी मॉम चाय बना करके अगर सेल कर रही है तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी, आपको चाय बना करके दे रही है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी।
चाय बना करके सेल कर रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसी एक्टिविटी जो आप परफॉर्म कर रहे हो पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, बरोबर है। आप गुड्स भी बेच सकते हो या सर्विसेज भी दे सकते हो। फिर से, आप गुड्स भी बेच सकते हो और दे सकते हो। तो उस तो हमने परफॉर्म किया है फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, तो आप लोग उसे क्या बोलेंगे बेटा, इकोनॉमिक। देखो तो जरा, बेसिकली यहाँ पे प्रोडक्ट बनाते हैं एज पर द नीड ऑफ द कस्टमर एंड ही फील्स द नीड ऑफ सेटिस्फाइंग द ह्यूमन वांट्स और सर्व द सोसाइटी। बट यहाँ पे लिख लेना, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इसका, प्रॉफिट अर्न करना, तो ही वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सर ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है बट फिर भी प्रोडक्ट और सर्विसेज दे रहे हैं सोसाइटी को, तो वो तो एनपीओ हो जाएगा, यस और नो। चलो आगे। उसके बाद क्रिएटिव एक्टिविटी, बोलो बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एंटरप्रेन्योरशिप का। अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप समझना है तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स समझने जरूरी है। बोलो क्या बोला है, क्रिएटिव एक्टिविटी। हमने अभी देखा कि थोड़ी देर पहले एंटरप्रेन्योर कैसा होना, क्रिएटिव होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए। क्रिएटिव और इनोवेटिव मोर और लेस सेम है बट फिर भी इन्होंने अलग अलग दिया है। ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, बोलो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, इसके बगैर एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। चलो सब लोग लिखना बंद कर दो, 2 सेकंड के लिए ध्यान देना। ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग मतलब क्या, हमने मैनेजमेंट में फंक्शंस पढ़े थे। बोल भूमि, कौन कौन से फंक्शंस थे मैनेजमेंट के, बोल सिद्धार्थ, बोल फंक्शन बता मैनेजमेंट के। हाँ हाँ, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल। प्लीज घर पे रीड रिवाइज करो बार बार, वरना आप ओसीएम भूल जाओगे। सब्जेक्ट बहुत आसान है और जितना ये आसान है उतनी आसानी से बच्चे भूल जाते हैं इसको, तो प्लीज़ कीप रिवाइजिंग, है ना, बार बार रीड करो। सो उसके अंदर में एक फंक्शन था ऑर्गेनाइजिंग। क्या था बेटा ऑर्गेनाइजिंग, बोल सानिया, हाँ बोल। सारे रिसोर्सेस को एक जगह लेके आना, बस वही तो है। ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग मतलब जो भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए रिक्वायर्ड रिसोर्सेस है उन सारे रिसोर्सेस को एक जगह लेकर पे आके उनसे काम करवाना, यस और नो। सारे फैक्टर्स और सारे रिसोर्सेस रिक्वायर्ड टू बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन, है ना, वो सारे रिसोर्सेस को एक जगह लेकर के आना और उनसे डिजाइड वर्क करवा के लेना, यस और नो। सो एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व्स ब्रिंगिंग फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन टुगेदर। अब प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन से फैक्टर है, मैन, मनी, मशीन, लेबर, यस और नो, है ना, लाइक प्लेस यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी एक्सेट्रा टू बी कंसिडर्ड। तो अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप भी ये एग्जाम्पल लिखोगे, आप मैन, मशीन, मनी, लेबर भी लिख लिया तो भी चलेगा। तो सारे वहाँ पे लिख लो, लाइक ऑर्गेनाइजिंग, लाइक ऑर्गेनाइजिंग वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। और कौन कौन से कैरेक्टर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है देखो, मैनेजरियल स्किल एंड लीडरशिप। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात करो तो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर में और कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग कंसिडर करोगे, ये आप एंटरप्रेन्योर की भी कैरेक्टरिस्टिक्स बोल दोगे यहाँ पे तो भी चलेगा। आ जाओ, मैं बोलो मैनेज करना, क्या मैनेज करना होता है, और रिसोर्सेस को और काम को। अब एम्प्लॉयज और रिसोर्सेज दोनों एक ही बात हो गई, बरोबर है। एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय भी वन ऑफ द रिसोर्स है ना, ह्यूमन रिसोर्स। तो अब यहाँ पे मैनेज करना है मतलब क्या, दो चीजों को, काम को और रिसोर्सेस को, काम को और रिसोर्सेस को। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्किल होना चाहिए एंटरप्रेन्योर के अंदर में, कि उसके अंदर में मैनेजेरियल स्किल और रिसोर्सेस को पे सही तरीके से मैनेज कर सकते। रीजन बताता हूँ ये अच्छे ध्यान देना। आप सभी लोग जानते हो मैनेजमेंट के अंदर में बेसिकली क्या होता है, किसी से काम करवा के लेना, और सबसे खतरनाक प्राणी इस पृथ्वी पे है इंसान। रीजन, उसका बिहेवियर समय समय पे क्या होता है, और जिस किसी का बिहेवियर समय समय पे चेंज होता है ना, उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। आपके कुछ दोस्त लोग ऐसे रहते होंगे ना जिनका मूड स्विंग हो, कभी चेंज हो, काफी बार दिक्कत हो जाती है। सही है क्या सिद्धार्थ, हो जाती है क्या कभी कभी दिक्कत ऐसी, है ना। तो इसीलिए एक एंटरप्रेन्योर के अंदर में ये मैनेजरियल होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये मैनेजरियल स्किल नहीं है तो वो रिसोर्सेस को, लाइक मैन, मशीन, मनी,
और वर्क को या सिचुएशन को नहीं। They can manage the different person and situation. He must have ability to lead. To lead, lead मतलब ये किस चीज की बात चल रही है वहां पे लिखो लीडरशिप. It means to leadership. लीड मीन्स किसकी बात चल रही है बेटा, लीडरशिप की. सो उसके अंदर ये भी स्किल होना चाहिए लीडरशिप का. क्या स्किल है बेटा लीडरशिप का? ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन. ये क्या है, बॉस. ये कौन है, एम्प्लॉय. बरोबर है क्या? बॉस क्या बोल रहा है, गो, आगे बढ़ो. और वही अगर मैं लीडर की बात करूं तो लीडर क्या करता है मालूम है क्या, लेट्स गो. बात समझ में आई क्या? और ये है आपका लीडर, ये बोलता है लेट्स गो. दोनों में फर्क समझ में आया क्या? तो आपके अंदर कौन सी स्किल होनी चाहिए, बॉस वाली या लीडरशिप वाली? लीडरशिप वाली स्किल होनी. बात समझ में आए. सो इसीलिए है ना ऐसा बोला जाता है कि एंटरप्रेन्योर के अंदर में मैनेजरियल स्किल, लीडरशिप स्किल, इनोवेटिव है ना, डिसिप्लिन, ये सारे स्किल्स उसके अंदर होने चाहिए. उसके बाद स्किलफुल मैनेजमेंट. चीज़ों को मैनेज करना ही सही नहीं होता है, चीज कैसे मैनेज. यस और नो. अब मैं एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ. मेरे यहाँ पे जो सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड है उसको मैंने बोला जा जाके दूध का पैकेट लेके आ, काम करवा रहा हूँ उससे. उसको पैसे ही नहीं दिए, फिर वो लेके आ रहा है, फिर बाद में मैं गूगल पे उसको कर रहा हूँ, मेरा टाइम वेस्ट हो गया. ये चीज़ों को मैनेज करना हुआ है क्या? नो. तो दूध का पैकेट लाने का लिए बोल दिया, उसको पैसे भी दे दिए मैंने, पर यही बोला नहीं गाय का दूध या भैंस का दूध, पॉस्चराइज कैसा आई क्या. ये भी सही तरीके से मैनेज करना नहीं हो. प्रॉपर उसको पैसे दिए, चिट्ठी दी, लिख के दे दिया, गाय का आधा लीटर का दूध, गाय का नहीं मिला तो भैंस का आधा लीटर का दूध, चिचड़े का यहाँ से मिल जाएगा, वहाँ जा फटाक से लेके आ, लिफ्ट में रख दे. ये हुआ काम को स्किलफुल तरीके से मैनेज कर. सिर्फ काम करवा के लेना है मैनेजमेंट नहीं होता है, स्किलफुल मैनर में काम करवा के लेना सही तरीके से मैनेजरियल स्किल हुआ. देखो जरा ध्यान देना, स्किलफुल मैनेजमेंट, सक्सेस डिपेंड्स अपॉन हाउ गुड द मैनेजमेंट इज. देखो हर कोई मैनेज कर रहा है इस दुनिया में, बट कोई बुरे तरीके से मैनेज कर रहा है, नोकिया बंद हो गया. कोई अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है, सैमसंग अभी भी चल रहा है. मैनेज तो दोनों भी कर रहे हैं, नोकिया भी और सैमसंग भी. बट गुड मैनेजमेंट का एग्जाम्पल सैमसंग, ओप्पो, वीवो. बैड मैनेजमेंट नोकिया. देखो नियर अबाउट बंद होने पे आई कंपनी. सिर्फ मैनेजमेंट का खेल है, वरना प्रोडक्ट तो दोनों भी सेम काम करते हैं. बताओ, दोनों प्रोडक्ट सेम काम करते हैं कि नहीं? दोनों से बात होती है, दोनों में व्हाट्सएप है, दोनों में कॉलिंग है, दोनों में सारे सोशल मीडिया के आपके ऐप है. बट फिर भी सैमसंग चल रहा है, प्राइजेस भी दोनों की सेम, नियर अबाउट सब कुछ सेम, बट फिर भी क्या बंद हो. और सैमसंग, इट इज मैटर ऑफ, लिख दो नोकिया. नोकिया जस्ट मैनेजमेंट, सैमसंग स्किलफुल मैनेज. रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए क्या उसके अंदर में? यस. अनसर्टेनिटीज आर द रिस्क. अच्छा रिस्क होती क्या है रे, मुझे देखेंगे. बेयरिंग कैपेसिटी बड़ी, कोई मुझे बोल सकता है रिस्क यानी क्या होता है? हाँ हाँ. ये है बिजनेस रिस्क का एग्जाम्पल. बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा नहीं मालूम. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस रिस्क. और एक दूसरे टाइप की रिस्क होती है फाइनेंशियल रिस्क. बोलो ये क्या होता है? फाइनेंशियल रिस्क. आप आपकी नियर लाइबिलिटीज पे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये है फाइनेंशियल. बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा नहीं मालूम, बिजनेस रिस्क. आप आपकी लाइबिलिटीज पे ऑफ कर पाओगे नहीं कर पाओगे, दिस इज फाइनेंशियल. बरोबर. और थोड़ा सा डीप में जाके देसी, या फिर देसी मीनिंग बिजनेस रिस्क का. रिस्क की अगर मैं बात करूं, रिस्क यानी क्या होता है? अनसर्टनिटीज. या फिर मैं आसान भाषा में अगर बोलूं, रिस्क और एडवेंचर का अगर मैं फ़र्क समझा दूं तो आपको रिस्क समझ में आ जाएगा.
मुझे एक बात बताओ, आपको अगर मैंने रस्सी से बांध के ऊपर से फेंक दिया, बरोबर है, आपको डर लगेगा, आपको मालूम है वो रिस्की है, बट आपने पर्पसफुली बंधवाया प्रॉपर प्लान करके, और फिर अगर आप खुद से होके कूद गए तो वो क्या है, एडवेंचर है। लोग करते ना केदारनाथ में जाके बंजी जंपिंग, यस और नो। रिस्क और एडवेंचर में आपको पता होता है, आप प्रिपेयर्ड होते हो उस चीज के लिए प्रॉपर प्रिकॉशन ली, राइट। लेकिन जहाँ पे आपको पता नहीं है, जहाँ पे आप लोगों ने उस चीज के लिए प्लान नहीं किया, अनप्लैंड एक्टिविटी है, वहाँ पे रिस्क है। कुछ बात समझ में आई क्या? रिस्क और एडवेंचर में यू आर वेल प्रिपेयर्ड, वेल प्लान्ड, एडवेंचर हो जाएगा, फोटो निकालोगे, स्माइल करोगे कूदते हुए भी। बट अनप्लैंड है, आपको पता नहीं रस्सी का हुक बंधा है नहीं बंधा है, आपको फेंका जा, कूद नहीं रहे हो, तो वो आपको रिस्की लगेगा। समझ में आया बात सभी को? सो एक शब्द में अगर मैं बोलूँ तो रिस्क यानी होता है डेविएशन। वापस बोलूँ, एक शब्द में रिस्क यानी क्या है, डेविएशन। जो आपने सोचा था उससे अलग हो सकता है, दिस इज कॉल्ड एज रिस्क। कि मैंने एक कंपनी % प्रॉफिट होगा, लेकिन प्रॉफिट 6% ही हो रहा है, ये रिस्की है, यस और नो। रिस्क मतलब क्या, जो सोचा वैसा नहीं होना, उससे कुछ अलग होना, मतलब अनसर्टेनिटी ना, सर्टन नहीं है, मालूम नहीं क्या होगा। सो दिस विल बी अ रिस्की सिचुएशन। सो रिस्क यानी समझ में आए, एक शब्द में डेविएशन। आ जाओ। सो अनसर्टेनिटीज आर द रिस्क। एंटरप्रेन्योर बाइज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कंबाइन इनटू अ प्रोडक्ट एंड सेल देम। मतलब क्या है बेटा, बताओ तो जरा। एंटरप्रेन्योर क्या करता है, रॉ मटेरियल खरीदता है, प्रोडक्शन प्रोसेस या रोटी बाय करता है, उसको वर्क इन प्रोग्रेस गूथा हुआ आटा, और उसके बाद उसको बाय करता है, तो ऊपर प्रोडक्शन प्रोसेस करता है, फिनिश गुड्स बना के उसको बेच देता है। ये एंटरप्रेन्योर बाइज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में यहाँ पे लिख लो रॉ मटेरियल, कंबाइन इनटू अ प्रोडक्ट, यानी ये प्रोडक्शन प्रोसेस की बात चल रही है, एंड सेल देम मतलब किसको बेचेगा, फिनिश गुड्स को। कुछ बात समझ में आई? एंटरप्रेन्योर इज कॉल्ड एज अ रिस्क बियरिंग एजेंट। सबसे ज्यादा रिस्क कौन लेता है, एम्प्लॉय या धंधे का मालक? मालक, यस और नो। बिजनेस का एम्प्लॉय रिस्क नहीं लेता है, उसके लिए तो क्या दूसरे बिजनेस में जॉब करने चले जाएगा, उसका थोड़ी ना जेब में पैसा, जेब से कुछ पैसा लगा है। तो रिस्क लेने वाला कौन है, एंटरप्रेन्योर। गैप फिलिंग फंक्शन भी एक इंपॉर्टेंट है क्या, हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं। आप ये कैरेक्टरिस्टिक्स को एंटरप्रेन्योर के कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो, एक ही चीज इन्होंने बार बार बताई है। आप 2-3 रीड कर लोगे तो आप सेम पॉइंट्स को रिप्रोड्यूस कर पाओगे। गैप फिलिंग फंक्शंस यानी क्या रहता है बताओ तो। चलो मैं आपको बताता हूँ गैप क्या होता है, ध्यान से सुनना। सिद्धार्थ ने प्लानिंग किया कि आज वो 12th के 4 टॉपिक करेगा। ये टॉपिक हुआ 1। बोलो गैप कितने का है, 3 टॉपिक का, दिस इज द गैप। बट एंटरप्रेन्योर क्या करता है, ये गैप को फील कर देता है। उसने प्लान किया 4 टॉपिक का, 4 टॉपिक होने ही चाहिए, गैप कितना है, 0। उसने उस गैप को क्या कर दिया, 0 कर दिया, मतलब फील कर दिया। कुछ बात समझ में आई? एक और एग्जाम्पल, एक कोई तो आइडिया आया दिमाग में एंटरप्रेन्योर के कि मैं वायरलेस चार्जर बनाऊंगा, उस आइडिया को उसने प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, गैप उसने जो प्लान किया वही किया, मतलब प्लान इज इक्वल टू एक्चुअल मीन्स नो गैप। वापस बोल रहा हूँ, प्लान इज इक्वल टू एक्चुअल मतलब नो गैप, बरोबर। तो वही काम है उसका, दे फील द गैप बिटवीन द नॉलेज एंड एक्चुअल प्रोडक्शन। जो नॉलेज है उसी को वो फिजिकली किसी प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर में कन्वर्ट कर रहा है, यस और नो। मतलब वो क्या कर रहा है, गैप फिल कर रहा है। जो ऐसे इंपॉर्टेंट ऐसी कोई टेक्निकल टर्म है जो आपने कहीं सुनी नहीं, वो मैं डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे एक एक वर्ड है जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हो, वहां पे रीड करके भी छोड़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। देन प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, बताओ तो। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में हमने समझा, बेसिकली उसकी प्रोसेस क्या है, कैसे एंटरप्रेन्योर बनते हैं, बताओ तो। तुम बताओ, अमीर का बेटा अमीर, एक्टर का बेटा एक्टर,
क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर, प्लेयर का प्लेयर, मास्टर का बेटा मास्टर, एंटरप्रेन्योर का बेटा एंटरप्रेन्योर, मुकेश अंबानी का बेटा आकाश अंबानी एंटरप्रेन्योर। यस और नो? तो एंटरप्रेन्योर पैदा होते हैं ऐसा पहले कुछ लोगों का कहना था। एंटरप्रेन्योर्स वर बॉर्न नॉट मेड, बट ये पुरानी सोच थी। बट ये राजा का बेटा राजा, ये पुरानी सोच थी। नई सोच क्या है? एंटरप्रेन्योर पैदा भी होते हैं और बनाए भी जा सकते हैं। तो कैसे बनाए जा सकते हो एंटरप्रेन्योर? विद प्रॉपर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। खेल खत्म। विवेक बंद्रा वही तो कर रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप की क्या कर रहा है वो? ट्रेनिंग दे रहा है, एजुकेशन दे रहा है। मतलब वो खाक से किसी को भी उठा करके क्या बनाने की कोशिश कर रहा है? एंटरप्रेन्योर। मतलब जो बिजनेस फैमिली से बिलोंग्स नहीं कर बन रहे। तो बात समझ में है क्या? विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर और एजुकेशन। कुछ बात समझ में आई सभी को? बात उसी की प्रोसेस हम लोग से। बात समझ में आ रही है? चलो आगे आ जाओ, ध्यान देना। हेलो 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 हेलो। ओके, आ जा बेटा, चलो ध्यान देना। सो ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ थॉट, क्या कहना था इनका? एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न एंड नॉट मेड। सो ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ थॉट, ये स्कूल ऑफ थॉट कुछ विचारधारा वाले लोग थे। स्कूल ऑफ विचारधारा वाले लोग थे, तो उनको हम लोग कहते हैं स्कूल ऑफ थॉट। डन? आज सो ये लोग कहते थे कि एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न एंड नॉट मेड। एंटरप्रेन्योर्स पैदा होते हैं, बनाए नहीं जा सकते, और ये बिल्कुल गलत था। मॉडर्न ऑब्जर्वेशन क्या है? सम एंटरप्रेन्योर्स मे बी बॉर्न बट large number of them can be made by education and training. Yes, this is the correct one. This is the correct one. Yes or no? So ये बिल्कुल सही है। मॉडर्न थिंकिंग है क्या ये? ट्रेडिशनल पहले क्या था? राजा का बेटा राजा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब राजा वही बनेगा जो काबिल रहेगा, है ना? हाँ, इन सम केसेस, कौन सी मूवी थी? ऋतिक रोशन की थी ना कोई तो, सुपर 30, है ना? लेकिन अब क्या है कि कुछ कुछ केसेस में यस एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न, आकाश अंबानी, यस और नो, बट ओयो का मालिक, यस और नो, जोमेटो का मालिक, स्विगी का मालिक, फेसबुक का मालिक, यस और नो, अमेजोन का मालिक, ये कोई बिजनेस फैमिली से बिलोंग्स नहीं करते थे, बट ये खुद होके बने हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। देयरफॉर देयर इज अ नीड ऑफ ट्रेनिंग टू मेक अ फ्यूचर एंटरप्रेन्योर। इसीलिए प्रॉपर ट्रेनिंग होना जरूरी है क्या? यस। इट इज द स्कीम ऑफ इंस्ट्रक्शन विच इज प्लान्ड एंड मॉनिटर्ड टू मेजर द इफेक्टिवनेस। सीधा सीधा बोलो ना, कोचिंग है। इट इज द स्कीम ऑफ इंस्ट्रक्शन, हम लोग भी जो कर रहे, इट इज द स्कीम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि प्लान्ड है। यस और आ जाओ। इट इज द इंटीग्रल इनपुट which broadens the vision of the entrepreneur by giving them opportunities to interchange within and outside the industry। हम लोग यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप को, एंटरप्रेन्योर्स को, जो भावी फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स है, उनको हम लोग सिखाते हैं, उनको हम लोग अपॉर्चुनिटीज देते हैं, है ना? कुछ तो बदलाव लाने के लिए, है ना? विद इन द इंडस्ट्री एंड आउटसाइड द इंडस्ट्री। दोनों में फर्क क्या है? विद इन द इंडस्ट्री एंड आउटसाइड द इंडस्ट्री, बताओ जरा मुझे। नहीं समझा? और कोई? बोलो बोलो बोलो। विद इन द इंडस्ट्री, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में ऑलरेडी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर में नई प्रोसेस लेके आ गए। विद इन द इंडस्ट्री कोई चेंज लेके आने का एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ।
बैंक पहले भी थी, बैंक आज भी है, लेकिन साल 2000 के समय एटीएम नहीं थे विद इन द इंडस्ट्री। बैंक पहले भी थी ना, ऐसा तो है नहीं कि बैंक अचानक आ गई, बैंक पहले भी थी, बट उसमें चेंज क्या लेके आया? एटीएम मशीन। साल 2000 के आसपास ही आई है, नोवेन्यू 2000, 1999, 95, 97, 98, बस वो ये कह रहा था। तो ये हो गया विद इन द इंडस्ट्री चेंज लाना। आउटसाइड द इंडस्ट्री, गूगल पे, फोन पे, ये पहले थे क्या? नहीं थे। आउटसाइड द इंडस्ट्री है बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड, बट ये पहले बिल्कुल नहीं था, बरोबर है क्या? आउटसाइड द इंडस्ट्री है, बैंकिंग के बाहर। अब आपको किसी को पैसे ट्रांसफर करना है तो बैंक जाने की जरूरत है क्या? जीपे से, फोन पे से, पेटीएम से हो जाते हैं क्या? आउटसाइड द इंडस्ट्री, बरोबर है, पक्की बात। लेकिन एटीएम अभी भी बैंक के परव्यू में है क्या? एटीएम किसी के बाहर के अलग के कोई कंपनी का होता है क्या? नो, एटीएम बैंकों के ही होते हैं, लेकिन गूगल पे, फोन पे किसी है क्या? नो, आउटसाइड द इंडस्ट्री। कुछ बात समझ में आई? ट्रेनिंग हेल्प्स टू बिल्ड द एसेंशियल स्किल एंड मार्केटिंग गुड्स एंड प्रोडक्शन। इट हेल्प्स मिनिमाइज एंड वेस्टेज। इट हेल्प्स टू माइज इफेक्ट एंड वेस्ट। क्या चीज है ये, बताओ मुझे। मैं किसी इंजीनियर बनाने उठाया है, कुछ ज्यादा ही बीच में खरखर आ रहा है ना आवाज। हेलो, 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 हेलो। अगर आपने किसी को एंटरप्रेन्योर बनने का जिम्मा उठाया है, तो आप डेफिनेटली उसको जब ट्रेनिंग दोगे, तो ट्रेनिंग ऐसी देना है कि स्क्रैप, डिफेक्ट और वेस्ट से कम होना चाहिए। चलो वन बाय वन अलग अलग इंडस्ट्री में इन तीनों का मतलब क्या है बताता हूं। मान लो मैं प्रोडक्शन इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, तो स्क्रैप कम से कम होना चाहिए का मतलब क्या है? प्रोडक्ट बनाते वक्त जो आपका जो वेस्ट निकल रहा है, या फिर स्क्रैप, मतलब एग्जाम्पल फर्नीचर बनाते समय भूसा निकलता है, स्क्रैप है। कारपेंटर वर्क में जो छिलके निकलते हैं वो क्या है? स्क्रैप है, वेस्टेज। काम करते समय मान लो एक मैंने बड़ी लेके आए, मैं तो मुझे का टॉप बनाना है, यस और उस शीट को अगर मैंने गलत तरीके से काट दिया तो वेस्ट हो जाएगा क्या? यस और नो। डिफेक्ट, फर्नीचर बना लिया लेकिन बनाने के बाद समझ में आया उसमें ड्रॉअर लगाना ही भूल गए, वेस्टेज। और सॉरी, वेस्टेज बोल रहा हूँ, डिफेक्ट्स। अब तीनों में फर्क क्या है? स्क्रैप, ये सॉरी, पहले डिफेक्ट और वेस्टेज के बीच में फर्क बताता हूँ। वेस्टेज, आपने रॉ मटेरियल को सही तरीके से यूज नहीं किया, वेस्टेज लिख लो एबनॉर्मल लॉस। वेस्टेज लिख लो एबनॉर्मल लॉस। चलो, रॉ मटेरियल को आपने सही तरीके से यूज नहीं किया, वेस्ट हो गया, बरोबर है, वेस्ट हो गया। डिफेक्ट क्या होता है रे? मान लो आप कोई टी शर्ट पहने हो, आप मान लो कोई तो एक नाइकी का टी शर्ट पहने हो, वो नाइकी का साइन थोड़ा सा तिरछा प्रिंट हो गया, तो डिफेक्टेड पीस हुआ ना। तो डिफेक्टेड पीस को ये लोग क्या करते हैं? सेल में आधे रेट में निकाल देते हैं, बरोबर है क्या? सर डिफेक्ट और वेस्ट में फर्क क्या है? डिफेक्ट के ऊपर और एडिशनल पैसा खर्चा करके उसको ठीक कर सकते हैं, बट वेस्ट के ऊपर एडिशनल पैसा खर्चा करके उसको ठीक नहीं कर सकते। वापस बोलो, डिफेक्टेड पीस के ऊपर एडिशनल खर्चा करके उसको ठीक कर सकते हैं, बट वेस्ट को ठीक नहीं कर सकते। और स्क्रैप क्या होता है? ये तो प्रोडक्शन प्रोसेस का जो नॉर्मल लॉस है वो स्क्रैप है, वो तो उतना जो निकलना है वो तो निकलना ही है। कुछ बात समझ में आए? स्क्रैप की सेल प्राइस सबसे कम होती है, वेस्टेज जनरली पूरा का पूरा लॉस हो जाता है, और डिफेक्ट की सेल प्राइस मेन गुड से थोड़ी कम और स्क्रैप से काफ़ी ज़्यादा होती है। तीनों में थोड़ा बहुत फर्क समझ में आए? डिफेक्ट, नाइकी का साइन गलत लग गया, वेस्ट, रॉ मटेरियल गलत तरीके से यूज़ किया, और स्क्रैप, भूसा। कुछ बात समझ में आई? या दर्जी, टेलर कपड़े जब सिलता है तो जो जितना आपने कपड़ा दिया पूरा यूज हो जाता है कि स्क्रैप भी निकलता है? कुछ चिंदिया निकलती है ना, स्क्रैप। डन?
सो एंटरप्रेन्योर हमारी इस फिराक में रहेगा कि स्क्रैप डिफेक्ट्स एंड वेस्टेजेस मिनिमम रहे। स्क्रैप डिफेक्ट्स एंड वेस्टेजेस कैसे होने चाहिए? मिनिमम होने चाहिए। तो हर बार एंटरप्रेन्योर इस फिराक में रहेगा कि ये तीनों भी मिनिमम, और इसके लिए उसको क्या दी जाती है? ट्रेनिंग। इट हेल्प्स टू एक्सेप्ट अ न्यू टेक्नोलॉजी। मतलब ये जो ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं ना, इसमें एंटरप्रेन्योर को सिखाया जाता है कि समय मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे? सही समय पे सही टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लो, सही समय पे अपने आप को अपडेट कर लो, सही समय पे इनोवेटिव बन जाओ, सही समय पे सही डिसीजन ले लो। यस और नो? ये देखो तो, एक्सेप्ट अ न्यू टेक्नोलॉजी रिड्यूसेस फटीग एंड इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। बोलो बेटा, क्या होता है? नई टेक्नोलॉजी के कारण फटीग, थकान कम हो जाएगी। सर कैसे, ज़रा बताना। अभी जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले माइक का वॉल्यूम बढ़ाया, फटीग मेरा कम हो जाएगा। मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ, आप जितना आपको आवाज़ सुनाई दे रहा है उससे मैं 1/5 कैपेसिटी से बात कर रहा हूँ, बट आपको आवाज़ लाउडर सुनाई दे रहा है क्या? यस और नो? क्या किया मैंने? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। इससे क्या हो गया? मेरी लाइफ आसान हो गई, फटीग कम हो गया क्या? यस और नो? उसके बाद अगर बोर्ड रहता तो मुझे ऐसे ऊपर ऊपर हाथ कर करके लिखना पड़ता, अब मेरे पास में के लिए फटीग कम हो गया मेरा। यस और नो? एक्सीडेंट कम हो जाते हैं। रोबोटिक्स आर्म्स वगैरह यूज करते हैं इंडस्ट्री के अंदर में। पहले एम्प्लॉय को खुद जाके काम करना पड़ता था। भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़, भिलाई के अंदर में एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग, अपने स्टील की प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है, गवर्नमेंट वेंचर है, बीएसपी, भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई इस्पात केंद्र। दुनिया का 8वां अजूबा। घूमने के लिए 2 से 3 दिन लगते हैं, तब भी आप बोलोगे कि बहुत सारी जगह छूट गई। बरोबर है क्या? लोहे को पिघला के लोहे की रेल बनवाते हैं वो लोग। रेल, रेल की पटरियां मालूम है जिस पे ट्रेन चलती है? तो पटरी कहाँ पे बनती है? भिलाई स्टील प्लांट में। कम से कम 25 देशों में वो एक्सपोर्ट भी करता है बना के। यस और नो? वो प्लांट शुरू हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ से उद्घाटन हुआ था, तब से लेके वो भट्टी आज तक बंद नहीं हुई है। क्योंकि अगर वो भट्टी बंद हो गई, 3-4 माले की बिल्डिंग की उतनी बड़ी भट्टी है, वो भट्टी अगर बंद होगी तो उसमें जो पिघला हुआ लोहा है वो जम जाएगा क्या? अगर वो लोहा जम गया तो उस भट्टी को उखाड़ के फेंकना होगा, नई भट्टी बनानी होगी। फर्नेंस बोलते हैं उसको, फर्नेंस। यस और नो? तो सोचो, वो प्लांट आज तक बंद नहीं हुआ। बरोबर है? अब वहाँ पे क्या होता है? अब वो भट्टी के अंदर, फर्नेंस के अंदर में मेंटेनेंस करना पड़ता है। अब फर्नेंस इतनी बड़ी है, अंदर कोई इंसान जा सकता है क्या? नो। तो मेंटेनेंस कैसा करते हैं? फिर वो ऐसे, वो सामने बड़ी बड़ी पत्थरों की शीट बना करके उसके पीछे इंसान छुप के ऐसा थोड़ा बहुत मेंटेनेंस, अंदर ईंटें रहती है ना, वो खराब हो जाती है वो भी, तो उसके मेंटेनेंस के लिए काफ़ी लोग मर जाते थे उसमें। अंदर गए, एक्सीडेंट हो गया, गिर गया, तो लोहे, पिघले हुए लोहे में गिर गया तो उसका कुछ भी नहीं मिलेगा, हड्डी वड्डी भी नहीं मिलती है, सब गया वहीं पे, सब विसर्जन हो गया, सब कुछ हो गया इंसान का। लेकिन बाद में अब मेंटेनेंस कैसे होता है? रोबोटिक्स आर्म से होता है। अब इंसान को अंदर आने की जरूरत नहीं, इंसान अपने एसी कैबिन में बैठा हुआ है और वहाँ पे रोबोटिक आर्म से अंदर मेंटेनेंस कर रहे हैं भट्टी का। कुछ बात समझ में आई क्या? तो नई टेक्नोलॉजी आ गई तो एक्सीडेंट कम हो गए क्या? यस और नो? तो एंटरप्रेन्योर ने नई नई टेक्नोलॉजी अपने अंदर में क्या करना चाहिए? एम्पावर कर लेना चाहिए, अपने आप को स्किलफुल उतना बना लेना चाहिए। अच्छा, ये सब बात, तो हम लोग ट्रेनिंग देख रहे हैं ना, किसकी? एंटरप्रेन्योर की। तो एंटरप्रेन्योर में सारी चीजें आती है। दो, ट्रेनिंग दो, उसको समझाओ, ऐसे वेस्ट, डिफेक्ट और स्क्रैप मिनिमाइज हो जाएगा। ऐसे चीजें बताओ कि फटीग कम हो जाएगा, एक्सीडेंट कम हो जाएगा। इसके लिए नए इनोवेशन टेक्नोलॉजी को भी उसने क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट करना चाहिए। डिफरेंट मेथड्स ऑफ द ट्रेनिंग, कौन कौन सी अलग अलग मेथड्स है देखो तो जरा। हाँ, लेक्चर्स है, डेमोन्स्ट्रेशंस है, उसके बाद इंस्ट्रक्शंस है, मीटिंग्स है, कॉन्फ्रेंसेस है, सेमिनार्स है, प्रोग्राम्स है। दीज आर द फ्यू डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। किसके लिए? एंटरप्रेन्योर के लिए। बरोबर? लेक्चर्स की अगर मैं बात करूं, ये देखो, अगर मैं सेमिनार्स की बात करूं तो विवेक बिंद्रा सेमिनार लेता है, सेमिनार में लोग आते हैं और उसके बाद विवेक बिंद्रा के प्रोग्राम के लिए वो अपने आप को क्या करते हैं? एनरोल करते हैं। काफी बार मीटिंग भी हो जाती है क्या? यस और नो? एंटरप्रेन्योर की और उसके एम्प्लॉयज की मीटिंग, उससे भी कुछ चीज़ें उसको समझ में आती है। काफ़ी बार एंटरप्रेन्योर को उसके एम्प्लॉय बता देते हैं कि सर ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर ऐसे कैसे? क्योंकि एंटरप्रेन्योर हर काम खुद से नहीं करता है, एम्प्लॉय से करवाता है, और एम्प्लॉय वो काम सालों से कर रहा है तो उसको ज़्यादा डिटेल में पता होगा। तो काफ़ी बार मीटिंग से भी एंटरप्रेन्योर नई नई चीज़ें सीख लेता है। यस और नो? डेमोन्स्ट्रेशन है,
इंस्ट्रक्शंस है, कॉन्फ्रेंसेस है, कॉन्फ्रेंसेस फिजिकल वर्चुअल दोनों भी हो सकती है। Entrepreneurship development program which helps in developing the entrepreneurial abilities. It helps to develop the skill to run the business. A program is designed to help a person in strengthening, मजबूत करना his entrepreneurial motive and acquiring a skill and capabilities necessary for playing entrepreneurial role efficiently and effectively. बेसिकली ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर आप आपके एंटरप्रेन्योरियल स्किल को और मजबूत करते हो और आप आपके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को और अच्छे तरीके से निभाओगे। इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन गुजरात इन 1970। स्टेप्स ऑफ ईडीपी। ईडीपी क्या है बेटा बोलो? वेरी गुड, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। लिख लो पे, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। हेलो 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 हेलो, अभी ब्रेक नहीं हो रहा होगा, अब चेक करना एक बार। हेलो हेलो, डन। आ जाओ। स्टेप्स इन ईडीपी। सबसे पहले अरेंज इंफ्रास्ट्रक्चर, सिलेक्ट पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर, आइडेंटिफाई एंटरप्राइज, एक्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम, मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप, एक्चुअल ट्रेनिंग, सॉरी ये ऐसे नहीं, actual training program, select the personal, select the methods of training and actual training, monitoring and follow up। आ जाओ, अब मैं बात कर विवेक बिंद्रा की। ये सारी आपको 8 स्टेप्स दिखेगी डीपी के अंदर। अच्छा, रियल लाइफ के अंदर में 80 स्टेप्स से भी ज़्यादा स्टेप्स होती है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऊपर से इन्होंने बताया। सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, इंफ्रास्ट्रक्चर फिजिकल भी हो सकता है और वर्चुअल भी हो सकता है, यस और नो। दूसरा, पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर को सिलेक्ट करो, अरे लोगों को बुलाओ, उसमें जो पोटेंशियल आपको लग रहा है कि पर्सन है उसको सिलेक्ट करो, इसको हम लोग एंटरप्रेन्योर इन लोगों को बना सकते हैं। तो विवेक बिंद्रा क्या करता है? प्रोग्राम कंडक्ट करता है, सेमिनार्स लेता है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लोग आते हैं, उसके बाद कुछ सवाल जवाब खेलता है, उसमें से बेस्ट जो उसको लगता है कि ये लोग एंटरप्रेन्योर बनने के काबिल है उनको सिलेक्ट करता है, राइट। उसके बाद हेलो 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 हेलो, आइडेंटिफाई द एंटरप्राइज, किस धंधे के लिए उन्हें एंटरप्रेन्योर बनना है, बिजनेस को आइडेंटिफाई करो। उसके बाद कौन इंसान कौन सा बिजनेस अच्छे से कर सकता है, देन एक्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट होगा। नहीं तो पता चला हम इंसान सिलेक्ट कर लिया और उसको पूछा ही नहीं कि भाई तू कौन सा धंधा करना चाहता है, डायरेक्ट ट्रेनिंग चालू कर दी, चलेगा क्या? पहले पूछो तो सही, वड़ा पाव बेचना चाहता है, इडली बेचना चाहता है, ढोकला बेचना चाहता है, कि पढ़ाना चाहता है, कि प्रोडक्शन करना, क्या करना चाहता है, एंटरप्राइज सिलेक्ट करो इस एरिया में। देन वो सिलेक्ट करने के बाद एक्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट होगा। सिलेक्ट द पर्सनल, यहाँ पे एम्प्लॉय की बात चल रही है। एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपके पास जरूरी है कि नहीं, यस और नो। एम्प्लॉयज दो टाइप के, एंटरप्राइज के भी, और ये एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए भी तो पर्सनल चाहिए कि नहीं चाहिए, यस और नो। ट्रेनिंग देने के लिए हर ट्रेनिंग विवेक बिंद्रा थोड़ी ना आके देता है, विवेक बिंद्रा के एम्प्लॉय भी ट्रेनिंग देते। सिलेक्ट द मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, देन एक्चुअल ट्रेनिंग स्टार्ट होगी यहाँ पे। और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में ऐसा नहीं कि डायरेक्ट उसको खुला छोड़ दिया, खुले सांड की तरह, जब तू बिजनेसमैन बन गया, नो। विवेक बिंद्रा ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में भी फॉलोअप लेते रहता है, मॉनिटर करते रहता है, जैसा हमने तुझे ट्रेनिंग दी धंधा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कुछ बात समझ में आई? लास्ट, मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप इज इंपॉर्टेंट, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। डन। उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? लो भैया, इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, एंटरप्रेन्योर बनाना, एंटरप्रेन्योर को ग्रो करना, अच्छे स्किल्स देना, बरोबर है क्या? नेशन की ग्रोथ, इकोनॉमी की ग्रोथ, यस और नो। आ जाओ। पोस्टर,
फोस्टर बढ़ावा देना, टू स्ट्रेंथन, STRENGTHEN, टू स्ट्रेंथन, और बढ़ावा देना, मजबूत करना, किसको रे? ऑन्टरप्रेन्योरियल ग्रोथ को। कहाँ पे? भारत में। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस, डेवलप अ बैकवर्ड एरिया एंड इंप्रूव देयर इकोनॉमिक स्टेटस। एडीपी, बैकवर्ड एरिया को डेवलप करना। गांव के लोग शहर आ रहे हैं तो गांव कभी डेवलप हो गए ही नहीं। अरे गांव का एक युवा, एक नौजवान जो स्किलफुल पर्सन है, जिसके पास एंटरप्रेन्योर स्किल है, ऐसे सब लोग गांव से शहर शिफ्ट जाओगे तो गांव कब डेवलप होगा? इसीलिए गांव यानी यहाँ पे बैकवर्ड एरिया बोला हुआ है। तो बैकवर्ड एरिया आपको डेवलप करना, यस और नो, उसे और मजबूत करना, ये भी वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है एडीपी, एंड इम्प्रूव देयर इकोनॉमिक स्टेटस, राइट। उसके बाद जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है क्या? यस, एंटरप्रेन्योर्स आर द बैकबोन ऑफ द नेशन, दे आर द स्पार्क प्लग, एंड एक्सपेंशन एंड वाइडनिंग द बेस फॉर एमएसएमई। एमएसएमई क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइज। लिखो, माइक्रो लेवल, स्मॉल लेवल एंड मीडियम लेवल एंटरप्राइज। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, छोटे मोटे धंधे, वो भी डेवलप होने चाहिए कि नहीं? एक्सपांड होने चाहिए। चलो, ये था बेटा आपका ईडीपी के बारे में डिटेल डिस्कशन। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा है ऑलरेडी, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया भी देखा है। आ जाओ, अब उसके बाद आपने आना है, ध्यान देना है, एग्रो टूरिज्म, रूरल टूरिज्म। एग्रो टूरिज्म, आ जाओ, ये कॉन्सेप्ट ज्यादा पुराना नहीं है। पुणे के आसपास आपने ये देखा है क्या, हुड्डा पार्टी? हुड्डा पार्टी के देखे पोस्टर बैनर कहीं रोड वोड पे, हाईवे पे देखे होंगे ना, एकदम चुलीवरचे मटन, हुड्डा पार्टी, हे ते वावरात एकदम जाऊन, है ना। तो वो एग्रो टूरिज्म का बेस्ट एग्जाम्पल है। मतलब मेरा अगर पुणे के आसपास कोई खेत है, फार्म, खेती, है ना, तो मेरे खेती में एक मैं छोटा सा झोपड़ी वोपड़ी टाइप बना लूँगा, वहाँ पे 2-3 लोगों को चूल्हा टिका दूंगा, लकड़ियाँ रहती है उधर, और जवारी की रोटी, सब्जी, हुड्डा पार्टी। खेत के अंदर में जो ज्वारी होती है, कच्ची ज्वारी को ये लोग हुड्डा बोलते हैं ना, हुड्डा पार्टी। और वहाँ पे 2-4 बैल और गाय भैंसे ला के बांध दूंगा, क्योंकि शहर के लोगों को गाय बैल और भैंस भी मस्त लगती हूँ। आज तो कुछ तो अलग किया, गाय बैल भैंसे बांध दूंगा, उनका गोबर वोबर के छींटे इधर मार दूंगा, तो उनको थोड़ा सा गाँव वाला फील आ जाएगा। और गाजर गवत के अंदर में शहर के लोगों के, अमीरों के बच्चे मस्त खेलते हैं, भली खुजली होती है बाद में, वो अलग बात है ना। गाजर गवत वगैरह बना दूंगा, और थोड़ा सा लकड़ियाँ वकड़ियाँ, गिल्ली दांडू, ये वो कुछ वहाँ पे ला के रख दिया, हो गया एग्रो टूरिज्म। आ रहे टूरिस्ट एकदम तूफान कमाई, है ना। कुछ भी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत ही नहीं है साहब, नेचर को एक फील करो। इलेक्ट्रिसिटी तो शहर में भी है ना। तो बेवकूफ़ बनाने की मशीन है, ये है एग्रो टूरिज्म। तो खेत में बुलाया, खेत में उनको इधर उधर ट्रेकिंग करवा रहे, अगर आपका खेत पहाड़ी एरिया में होगा तो, है ना, जा रहे भैया घुमाओ इनको, खेती कैसे होती है वो दिखाओ, है ना, खेती में पीक कैसे हम लोग निकालते हैं, फिर कैसे प्रोसेस करते हैं, आओ खाना खा लो, खाना खानी, सब्जी 400 रुपये प्लेट आपकी सब्जी है, यस और नो। वो खेती की सब्जी खिला दी है, वही पत्ते वाले कांदे, वहीं से कांदे खाने के, वहीं से कांदा उखाड़ के ला के दिया, और वहीं उनको दे दिया कांदा भी एकदम। कुछ बात समझ में आ रही क्या? तो ये है आपका एग्रो टूरिज्म का बेस्ट एग्जाम्पल। देखो क्या बोला यहाँ पे, एग्रो टूरिज्म और एग्री टूरिज्म इज द लेटेस्ट कॉन्सेप्ट इन द इंडियन टूरिज्म विच नॉर्मली ऑकर्स ऑन द फार्म्स। कहाँ पे होता है बेटे? नॉर्मली ऑकर्स ऑन फार्म। खेती के अंदर में हम लोग टूरिस्ट को बुलवाते हैं और उनसे पैसे लूटते हैं। कुछ बात समझ में आ रही है क्या? It gives tourists the opportunity to experience the rural life, taste genuine food. बरोबर आहे, उनको हम लोग गावाकडचे जीवन दाखवू आपण त्यांना, आणि तिकडच्या काय म्हणतात ते ऑर्गेनिक फूडचा आस्वाद देऊ। मतलब सोचो, गांव से खाना जाता है शहर, शहर से वापस वो आता है गांव में, और वही शहर से आया हुआ खाना शहर के आए हुए लोगों को हम लोग खिलाते हैं वहाँ।
चूल्हे पे पका के। वैसे पकाते गैस पे, या आखिरी में उनको दिखाने के लिए चूल्हे पे गर्म करने के लिए रख देते, उनको लगता है कि चूल्हे पे बनाया हुआ है, बराबर। एग्रो टूरिज्म एक्टिविटीज इंक्लूडिंग द पिकिंग फ्रूट्स। फिर हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोगों को भी मालूम है कि खेत में फ्रूट्स वगैरह अगर है कुछ, तो फ्रूट्स हम नहीं तोड़ते, शहर से जो लोग आते हैं ना टूरिज्म के नाम पे, उनसे तोड़वाते हैं और उनसे एक जगह भरवाते हैं। देखो अपना लेबर भी कम हो गया। मतलब शहर से वो आदमी, उसके अमीर ज़्यादा बच्चे आ रहे और वो फ्रूट तोड़ तोड़ के दे रहे, पिकिंग अ फ्रूट। अरे बाबा तोड़नी, कुछ समझ में आ रहा है? टेंडिंग बीज, मिल्किंग काउज, दूध निकलवा रहे हैं उनके बच्चों से, है ना। उसके बाद इट फोकसेस ऑन एम्पावरिंग द लोकल कम्युनिटीज डाइवर्सिफाई देयर फार्म प्रोडक्ट एंड डाइवर्सिफाई देयर फार्म प्रोडक्ट्स। और आखिरी में जाते आते जहाँ पे एग्जिट गेट रहेगा, वहाँ पे खेती के बनाए हुए कुछ उत्पादन, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की कढ़ाई, मिट्टी का ये बेच दो उनको, है ना, फार्म प्रोडक्ट्स। कुछ बात समझ में आ रहा है क्या? मसाले, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के नाम पे बहुत लेके जाते हैं वो लोग। डेफिनेशन इसका क्या दिया हुआ है? एग्रो टूरिज्म इज द आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग द अर्बन रेसिडेंट, शहर के लोग कहाँ पे लेके आना है उनको घसीट के, इन द रूरल एरिया फॉर द लेजर, ट्रैवल एंड स्पेंडिंग, खर्चा करवाओ उनसे। अ कमर्शियल एंटरप्राइज एट अ वर्किंग फार्म, रैंच, रैंच, रैंच क्या होता है रे? रैंच, बहुत बड़ा खेत, 100 एकड़ जमीन, 50 एकड़ खेती है मेरी, बहुत बड़ी खेती। रैंच के वहां पे लिख दो बिग फार्म। रैंच इंडिया में नहीं होते, इंडिया में तो 2 एकड़ 3 एकड़ खेती रहती लोगों के पास, टुकड़ा टुकड़ा छोटा छोटा। रैंच जनरली आपको देखने मिलते हैं यूएस में, यूके में। 500 एकड़ खेती है एक एक इंसान, 200 एकड़ खेती, जमीन बहुत है। यूएस इंडिया से बड़ा है और आबादी इंडिया से 1/10 है, तो हर एक के पास जमीन भी बहुत है। वहाँ पे घर रहते, अपनी जैसी खेती है, 2-3 एकड़, वहाँ उनके घर रहते, बंगलो रहते कुत्ते में। और जो अपनी खेती है 3 एकड़, उनकी खेती रहती 50-100 एकड़, 200 एकड़। तो उसको, उस खेती को, बड़ी खेती को लोग कहते हैं रैंच। यस और नो? और एग्रीकल्चरल प्लांट कंडक्टेड फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ द विजिटर्स टूरिस्ट दैट जनरेट इनकम फॉर द ओनर। बराबर है क्या? कुछ बात समझ में आई? तो इसी को लोग क्या कहते हैं? एग्रो टूरिज्म। एक्टिविटीज क्या क्या होती है एग्रो टूरिज्म में? ट्रेकिंग, फिशिंग। अब फिशिंग ये अपने आगे खेती में पॉसिबल नहीं है, रैंच में तालाब वालाब भी कई शेत तड़े बना देते हैं, उसमें मच्छी वच्छी पाल लेते हैं। लाओ वही मच्छी ला के डाल रहे हो, मच्छी निकाल के वही पका के उनको खिला दो, है ना। उन्होंने ही नहीं, मतलब तुम सोच रहे हो, उसी से मच्छी पकड़वाई, उसी से कांदे तुड़वाए, उसी से फ्रूट तुड़वाए, और उसी से तुड़वा करके उसी की सब्जी भाजी बना के उसको खिला रहे हैं। ठीक है। ट्रेकिंग, फिशिंग, हंटिंग, वाइल्ड लाइफ स्टडी, वाइल्ड लाइफ स्टडी, हॉर्स राइडिंग, आउटडोर रिक्रिएशन है। राइस प्लांटेशन कैसे होता है, कुकिंग कैसे होती है, कुकिंग एक्सपीरियंस ऑन द चूल्हा। देख रहे हो किस हद तक गिर गए लोग। एजुकेशनल, फार्मिंग एंड एक्सपीरियंस, ये कुछ एक्टिविटीज़, ये धंधे होते हैं सब एग्री टूरिज्म के अंदर में, है ना। तो कोई अगर आपसे पूछे एग्रो टूरिज्म के अंदर में क्या करते हो, स्कूल नहीं दरा, फिशिंग, ट्रेकिंग, चूलीवरचे जेवण, राइस प्लांटेशन कैसे होता है, हार्वेस्ट फेस्टिवल लाइक हुडा पार्टी, ये लो आ गया हुडा पार्टी एंटरटेनमेंट के लिए। देन फार्म स्टेज, है ना, वहाँ पे रुको 2-4 दिन मच्छरों के बीच में। गाइडेड टूर्स, सर्विसेज लाइक हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, आउटफिटर सर्विसेज। शहर के लोग गांव में जाते हैं और गांव के अंदर में फ्री में कैंप चलाते हैं, है ना, लोगों की सेवा करते हैं, उनको फ्री में इलाज करवा देते हैं। आउटफिटर सर्विसेज, वो एक नाना पाटेकर का मूवी आया था ना, डॉक्टर प्रकाश आमटे, वो गांव के लोगों को, वो डॉक्टर थे ना, वो गांव के लोगों को क्या करते थे, फ्री में सर्विस देते थे। ये कुछ एक्टिविटीज होती है। लास्ट कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक का, इंट्राप्रेनियर्स। इंट्राप्रेनियर क्या होता है? वेरी गुड। जैसे यू ऑल आर माई इंट्राप्रेनियर, आप मेरे स्टूडेंट भी हो और आप मेरे को गाइड भी करते हो, बताते भी हो कि सर अभी ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते, ये कर सकते। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन के विजन और मिशन के लिए भी काम कर रहा है, और ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए भी अपना एक खुद का अलग भी काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही।
जैसे टाटा कंपनी के अंदर में अगर कोई इंसान जॉब कर रहा है तो उसको सैलरी भी मिलती है और टाटा की वो प्रोजेक्ट भी लेता है पर्सनल खुद के नाम पे। टाटा का ही कोई प्रोजेक्ट अगर आया होगा तो पर्सनल खुद के नाम पे प्रोजेक्ट भी ले लेता है, तो वो क्या हो गया, इंट्राप्रेन्योर। यस और नो? देखो जरा, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंट्रा मीन्स विद इन द कंपनी एंड प्रेनियर यानी मालक। कंपनी के अंदर में ही है, क्या है, इट इज एन एम्प्लॉय हु वर्क्स विद इन द कंपनी बट हैज टेकन ए इंडिविजुअल प्रोजेक्ट बाय हिमसेल्फ। कंपनी के अंदर काम कर रहा है और अलग से अपना भी काम कर रहा है, कंपनी के अंदर भी काम कर रहा है। अब जैसे सिद्धार्थ का एक चैनल है इंस्टाग्राम का, वो मेरा स्टूडेंट भी है और मुझसे पैसे भी ले रहा है। सिद्धार्थ ने बोला सर मेरा एक इंस्टाग्राम का चैनल है, उसके ऊपर 15,000 फॉलोअर है, आपको अगर आपके क्लास की ऐड करनी है तो पर पोस्ट 50 रुपये में लेता हूँ। मतलब वाह बेटा, स्टूडेंट भी और एंटरप्रेन्योर भी। यस और नो? मतलब वो खुद कोर्स भी पढ़ रहा है और उसी कोर्स के अंदर में अच्छा चैनल बना करके बाकी टीचर लोगों से पैसे भी कमा रहा है। बात समझ में आई क्या? अरे करते बच्चे ऐसे, यस और नो? अच्छा चैनल बनाओ, उसमें अच्छा कंटेंट डालो, एग्जाम कब है, फॉर्म कब है, लास्ट डेट कब है, फीस कितनी है, कैसे पढ़ाई करना, क्या करना, ये कोई कॉन्सेप्ट, कोई फोटो, कोई नोट्स, और उसमें टाइम बहुत जाता है, रोज का 3 घंटे आपको देना पड़ेगा। सो एंटरप्रेन्योर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्यूनिंग एन आइडिया और विजन इनटू अ सक्सेसफुल फिनिश प्रोडक्ट। His idea or a product may or may not bring immediate revenue. Still, employee or person receive his salary. ये एंटरप्रेन्योर की बात है। अब एंटरप्रेन्योर की अगर मैं बात करूं तो एंटरप्रेन्योर जो काम कर रहा है उससे उसको तुरंत प्रॉफिट होना ही चाहिए, नहीं तो मर जाएगा। लेकिन एंटरप्रेन्योर रिलैक्स है। एंटरप्रेन्योर जो काम कर रहा है उससे अगर उसको प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ, वो आइडिया चला नहीं चला तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसको सैलरी तो मिल ही रही है। वो बोला यहाँ पे देखो, his idea or product may or may not bring immediate revenue, still employee or person receive his salary। वो तो कंपनी के अंदर का एम्प्लॉय है ना, उसको सैलरी तो वैसे भी मिल ही रही है। he has authority and support of his company to innovate by using the creative। therefore the difference between the entrepreneur and entrepreneur is that entrepreneur takes the financial risk while entrepreneur does not have to invest any capital। हिशरिच एंड पीटर्स ने इसके बारे में बोला था, एंटरप्रेन्योरशिप इज द एंटरप्रेन्योरशिप विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन और एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। अरे कच्छू बात समझ में आया क्या भाई लोग? ये था बेटा आपका टॉपिक नंबर 3। नाउ इसके बाद के लेक्चर में लोग स्टार्ट करेंगे आपका सबसे बड़ा वाला टॉपिक, जिसका नाम है वेरियस सर्विस और बिजनेस। सर्विस बिजनेस को सर्विसेज लेना पड़ता है। हेलो हेलो बोलो, कौन कौन सी सर्विसेज लेता है एक बिजनेस? एनीबॉडी? वेरी गुड। जैसे हम कौन कौन सी सर्विसेज ले रहे हैं? प्रिंट, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट, और बताओ? इंश्योरेंस, ऑफिस के स्टाफ का इंश्योरेंस, मेरा इंश्योरेंस, इसका इंश्योरेंस, और बताओ? इंश्योरेंस। फिर ट्रांसपोर्ट सर्विस भी लेते हो क्या? मैं कुरियर नोट्स भेजने के लिए, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, और बताओ? और बताओ? वेरी गुड। बैंकिंग हो गया, टॉपिक खत्म। यही तो है पूरे टॉपिक में। ये देखो, बिजनेस सर्विसेज की अगर मैं बात करूं, बस ये आपका पूरा टॉपिक है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। एक स्लाइड में सबसे बड़ा टॉपिक आप लोगों का डन। स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बच्चों।